डाउट आए देखो, मैं लिख रहा हूँ, डाउट लिख रहा हूँ। 5, 10, 21, 55, 60। और बोलो डाउट, इसके अलावा जो डाउट है वो बोलो। 22 और 19, 54, 27। H.C. वर्मा से, H.C. वर्मा, इस बुक से, पिछली क्लास में बोला था ये करने हैं, इस बुक से। $34 और 48 और बोलो 14, 37, 47, 53, 45, 24, 32, 15, 20, 65, 65 हो गया, और बोलो 46, 56, 58, 61, और कितने पूछोगे? सिक्सटी एट, 69,
ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करूँ सॉल्व करना। 31 और लिख दिया, ये लो 16 भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अपनी अपनी बुक निकाल लो। सुनो, 5th में है डेंसिटी दे रखी है आपको, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एक वायर है, अच्छा ये बात है बेटा। एचसीवी तो सबको रखनी ही रखनी है, प्रदीप तो रखो ही रखो, एचसीवी रखनी रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसके अंदर जो करंट चल रहा है ना, वो चल रहा है कितना, 1 एम्पियर। या तो क्वेश्चन समझ में आएगा। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। आपको ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है, और ये दे रखा कि हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, कॉपर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज कितनी है, 9000 kg पर मीटर क्यूब। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, ठीक है। इसने भी ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है, I इक्वल टू ANEVD वाला फॉर्मूला याद है, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड। हाँ है ना। देखो इस क्वेश्चन में आई दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एन निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही है, तो वीडी निकालना है, तो एन निकालना है, हाँ है ना। क्या बात समझ में आ गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मैं यूनिट लेंथ 1 मीटर मान लेता हूं, हाँ है ना। यूनिट लेंथ क्या मान लेता हूं, 1 मीटर मान लेता हूं। क्या बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है। ये इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे देगा आपको, इतना वॉल्यूम दे देगा, हाँ है ना। ये वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो इस वॉल्यूम का मास कितना होगा वो पता चल जाएगा। सीधी सी बात है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो किससे, एरिया कितना है, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या ले लिया आपने, 1। तो ये पता चल जाएगा आपको, हाँ है ना। या फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये बात तो आपको डेंसिटी पता चल गई।
तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में इतना मास है, ठीक है। मेरे को ये बताओ इसका मास कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है भाई, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आइडिया बता दो। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम पर मोल, यही होता है ना, 63.5 है या 64 जो भी लेना है, यही होता है। इसको आप लिख सकते हो 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतने होते हैं। तो 9000 को डिवाइड कर दो 63.5 से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये बात समझ में आई है नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। इन नंबर ऑफ मोल्स को, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 मीटर क्यूब के अंदर। और हर एक ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया, यही आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, अब सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये लो भैया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10th क्वेश्चन है, शोज एक, ये एक फिगर है, शोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ linearly from the resistance of the material is rho v minus a, find the resistance of the conductor। ठीक है, इसका भी मैं तुम्हें तरीका ही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, SCV क्वेश्चन नंबर 10 करंट की, करंट। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ L है। इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी इसकी रो दे रखी है, रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है इसकी, रो दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने यो बना दिया थोड़ा सा। मेरे को एक बात बताओ, ये थीटा वैल्यू आ जाएगी, एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है B माइनस ए, और ये लेंथ कितनी है L, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या ये यहां तक बात समझ में आ गई सबको। जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई
तो एक चीज सोचो, आप इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो अगर यहां से तुम x डिस्टेंस चलोगे तो हल्का सा कितना चलोगे, dx चलोगे, और आपको ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, x डिस्टेंस के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? और फिर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस dr है तो इसका अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस r आ जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जाना है, तो लेंथ तो इसके थ्रू जाएगा करंट, जो करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन होगी वो तो ये होगी ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये वाला लोगे, और डीएल लेंथ ये वाली लोगे, या डीएल डीएक्स लेंथ, हाँ या ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? लॉजिक समझ में आ गया सबको यहाँ तक कि मैं कैसे करना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो सोचो कि डी आर किसके बराबर होगा, रो, एल की जगह क्या लिखोगे, dx डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अब सुनो, ये वाली लेंथ कितनी है, ए, हाँ या ना? और ये वाली लेंथ कितनी होगी, देख लो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसी को y मान लूं तो ये क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स, सिमिलर ट्राइंगल से, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो y किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। बोलो कोई प्रॉब्लम है आता? बेटा कुछ नहीं किया, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, सिमिलर ट्राइंगल है तो ये देख, ये डिस्टेंस b माइनस ए है, ये डिस्टेंस l है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब समझ में आ गई? ठीक है, बड़ा लिख देंगे इस बार, हाँ या ना? अब यहां तक समझ में आ गया सबको? अब सुनो, तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, a प्लस वाई, ये तो क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी, तो इसका स्क्वायर कर दो, हाँ या ना? तो डी आर को क्या लिखोगे, रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई ए प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, और इसका स्क्वायर, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? अब बात है तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो तुम मैथ में सीखोगे, पर लॉजिक यही है इसका, लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जानी है, जीरो से लेके कैपिटल एल तक, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेके आर तक, ये लो रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया सबको? बेटा जी लॉजिक समझ में आ गया, पता चल गया कैसे सॉल्व करना है? लिख लो इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ तो 10th हो गया, अब आ रही है 14th की।
क्वेश्चन नंबर 14। बेटा 14 तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ है ना? बात समझ में आई है नहीं? तो ध्यान से देखो ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं। आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 बाय डेल्टा टी इक्वल टू एल्फा, ये चीज आएगी। तो आर नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। 14th, the resistance of an iron wire and a copper wire are at 20 degree centigrade are 3.9 ohm and 4.1। ठीक है, रेजिस्टेंस of iron and resistance of copper at temperature equal to 20 degree centigrade कितना है? 3.9 and 4.1। 3.9 and 4.1 ओम ही है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल? वो टेम्परेचर पूछा जब रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर आयरन इज अल्फा ऑफ आयरन किसके बराबर है? 5 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन इनवर्स। यहां से भी पता चल रहा है ओम से ओम गायब हो जाएगा, पर केल्विन हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कॉपर का अल्फा कितना है? अल्फा ऑफ कॉपर कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3। 4 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन इनवर्स। कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं देखना। यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले एक बात बताओ, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है, पर इसका ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, इसका कम रेट से बढ़ रहा है। हाँ या ना? तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज ऐड होगी, इसमें ज्यादा ज्यादा चीज ऐड होगी, तो एक हायर टेम्परेचर पे दोनों सेम आएंगे ना। हाँ है ना? करना क्या है? R इक्वल टू 3.9 1 प्लस एल्फा ऑफ आयरन फाइनल टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ है ना? ये रेजिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए। R इक्वल टू 4.1
1 प्लस एल्फा ऑफ कॉपर, दोनों तो सेम ही टेम्परेचर, माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को इक्वेट कर दो, हो जाएगा सॉल्व। मैग्नीन की और कॉन्स्टेंटिन की कम है, एलॉय है वो। बाकी एलिमेंट तो चेक करना पड़ेगा, ये तो प्रॉपर्टी है किसी की, किसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो रटने वाली बात है। लॉजिक समझ में आ गया सबको? सॉल्व कर लोगे? अब सॉल्व कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है ना, वो हो जाए 16। फोर्टीन हो गया, अब बारी है 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूं क्या है। Figure shows an arrangement to measure the EMF E of a internal resistance R of a battery. एक अरेंजमेंट बनाया। The voltmeter has a very high resistance and ammeter also has a some resistance. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है और एमीटर का भी कुछ ना कुछ। The voltmeter reads 1.52 volt when the switch S is open. ये ओपन है तो ये कितना रीड कर रहा है? 1.52 वोल्ट। When the switch is closed, the voltmeter readings drops to 1.45. इसको क्लोज करने पे ये रीड करता है 1.45 and the ammeter reads 1 ampere. Find EMF and internal resistance of the battery. किस किस से सॉल्व हो गए? बढ़िया बात है। 16th है। मैं लिख लेता हूं। जब ये ओपन है तो वोल्टमीटर की रीडिंग है 1.52 वोल्ट। जब स्विच क्या है? ओपन है। जब स्विच क्या हो गया है? क्लोज हो गया है, तब रीडिंग कितनी है? 1.45 वोल्ट। ठीक है। और उस टाइम पे एमीटर की रीडिंग कितनी है? 1 एम्पियर। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। देख रहा हूं मैं एक बार इसने कुछ एजम्पशन माना है या नहीं माना है। ठीक है, इसने कोई एजम्पशन नहीं माना। वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस लगभग इन्फिनिटी के आसपास है, जो कि गलत है, हो नहीं सकता ऐसा। तो इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो इसमें नेग्लिजिबल करंट जा रहा होगा, पर कुछ तो जा ही रहा होगा ना, तो वो ईएमएफ नहीं हो सकता। लेकिन पीछे आंसर में 1.52 दिया है
तो इसका वो वेरी हाई रेजिस्टेंस बोलने का लॉजिक है कि इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा, ये एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है, जैसे पोटेंशियोमीटर देना चाहिए। तो आपका इस केस में ईएमएफ तो है ना, देखो सही नहीं है ये क्वेश्चन, में पहले बता दूं कितना है 1.52 वोल्ट, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसमें से करंट नहीं जा रहा, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर है जो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? टर्मिनल वोल्टेज ये तो आ गया ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज जो इसका है, टर्मिनल वोल्टेज वो कितना है, जब इसको क्लोज करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.45 वोल्ट आ जाएगा। हाँ है ना? उस टाइम पे इसमें कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आता है, EMF माइनस आई इंटू आर। हाँ है ना? टर्मिनल वोल्टेज पता चल गया, EMF 1.52 पुट कर दिया, आई दे रखा है तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? मैंने पहले ही कह दिया क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें एजम्पशन मान रखा है, इसने अपनी मर्जी से ही कह दिया कि भैया वोल्ट मीटर, भैया वोल्ट मीटर रीडिंग तभी देगा जब उसके गैलोमीटर के थ्रू करंट जाएगा, और जब करंट जा रहा है तो इसमें करंट जीरो होगा उस टाइम पे। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मैं अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ भाई कहाँ गया वो, भाई कोई जवाब ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है ये रहा, a wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon, find the equivalent resistance of the loop between points A B A C and AD। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, पूरे रेजिस्टेंस, पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 15 ओम है, इसका हेक्सागन बना दिया, बना दिया हेक्सागन, तो इसमें 6 बैंड बना दिए, तो इसके 6 पार्ट बनाओगे तो हर एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। ABCDEF, अब मेरे को ये नहीं समझा इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये 2.5 हो जाएगा, और ये बाकी क्या आ जाएगा 12.5, 12.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 15। क्या दिक्कत है इसमें भैया, 2.5 है तो बाकी कितना हो गया 12.5 हो गया, तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये और ये सारे के सारे पैरेलल में, तो 2.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए एंड बी के अक्रॉस। हाँ या ना? लॉजिक समझ में आ गया कैसे करना है? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 5 और 10 के बीच में आ जाएगा, तो आर ए सी कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, ये लो, प्रॉब्लम क्या है? और फिर किसके बीच में है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्या आ जाएगा
7.5 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये लो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ ज्यादा ही सिंपल था ये तो ना। फिफ्टीन पे आता हूँ। 15 पे वापिस पीछे जा रहा हूँ। बेटा इसका 7.5 होगा आधे का, इसका 7.5 होगा इन दोनों के बीच में, तो दोनों पैरेलल में तो उसका आधा नहीं हो जाएगा जयकरण? ये रहा 3.75 आंसर, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा हूं। फिफ्टीन को छोड़ दो, ये एरर का है। एक बार मेरे को तुम्हें एरर पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में होगा ये एरर के क्वेश्चन, ठीक है? जीरो एरर, पॉजिटिव एरर क्या होता है अभी तुम्हें पता नहीं है। 15 उसके बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2। अच्छा इसमें I1 है, इसमें I2 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो यार। क्या प्रॉब्लम है इसमें? 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर से 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ए पार्ट में आर की वैल्यू दे रखी है 1 ओम। Note from your answer that order to get more from a combination of two batteries, they should be joined in parallel with the external resistance। ठीक है। और दूसरे केस में दे रखा है ये 6 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें I2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करने में? ये तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये I1 है, I1 तो सीधा ही क्या आ जाएगा, हर केस में दे रखा है, हर केस में आर की वैल्यू एक बार 1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है और आर इक्वल टू 10 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर केस में करंट निकाल सकते हो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? किसने पूछा ये क्वेश्चन? किसने पूछा ये क्वेश्चन? पिछली क्लास में इसकी इक्विवेलेंट बैटरी निकालनी याद है तुम्हें? इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्वल रेजिस्टेंस, वो भी लगा के कर सकते हो इसको, वरना आप सीधा भी कर सकते हो। हाँ तो हो जाएगा यार आराम से। एक तरीका और बताऊं क्या तुम्हें बढ़िया, इसमें करंट निकालने का एक तरीका और बताऊं। आप एक बार मान लो ये बैटरी है ही नहीं, और ये भी मान लो 1 ओम है ना पहले केस में, तो अगर ये बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, भूल जाओ इस बैटरी को, तो जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो इस बैटरी से यूं करंट जाएगा, आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, हाँ या ना? कितना जाएगा? ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो 0.5 ओम,
प्लस 1 ओम 1.5, तो 6 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 आ गया। तो 4 आ गया, तो ये रेड, ये वाला करंट आ गया आपका 2 एम्पियर, और इसमें गया 2 एम्पियर इधर, हाँ या ना? सेकंड केस में क्या करो, इस बैटरी को गायब कर दो, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तब इसमें से करंट जाएगा, सेम ही चीज जाएगी। अब इसमें से कितना करंट जाएगा? इधर से 4 एम्पियर जाएगा, हाँ या ना? इसमें इसमें से 4 एम्पियर जा रहा था, 4 एम्पियर इधर जाएगा, तो इस ब्रांच में इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर, और इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर, हाँ या ना? क्या तक बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, अब दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। ऐसे 5-6 बैटरियां देखने में लगे ना, तो हर एक बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, सिर्फ एक को छोड़ो, उसके कारण हर ब्रांच में करंट निकालो। अब सुपर पोजिशन निकालो, इसमें 4 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो इसमें नेट करंट किधर जा रहा होगा? इसमें नेट करंट 2 एम्पियर इधर जा रहा है बेटा। बात समझ में आई है नहीं? इसमें 4 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो इसमें नेट करंट 2 एम्पियर इधर जा रहा होगा। अब देखो, इसमें 2 इधर जा रहा है, ग्रीन वाला भी 2 इधर जा रहा है, तो इसमें 4 इधर जा रहा है। ये लो, हो गया सॉल्व। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हर एक बैटरी, 5-6 बैटरी लगी हुई हो ना, तो देखो 5-6 हो तो ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, लूप लॉ लगा के कर लेना चाहिए। 2 लगी हो, 3 लगी हो, तो आप आराम से कर सकते हो। समझ में आ गई अच्छी तरह से? पक्का? इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। बस जो भी बैटरी, एक बैटरी रखो, बाकी सबको शॉर्ट सर्किट कर दो, हर आर्म में करंट निकाल लो, फिर दूसरी बार निकाल लो, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, बस सुपरपोजिशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 15 हम करेंगे बाद में, जब एरर हो जाएगा तब तब अपने आप तुमसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं मैं तुम्हें। The internal resistance of an accumulator battery of EMF 6 volt is 10 ohm. 6 volt battery, 10 ohm internal resistance when it is fully charged. जब ये क्या है? फुल चार्ज है। दैट इज आपकी ये बैटरी फुल चार्ज है, हाँ या ना? एज द बैटरी गेट्स, ओहो, व्हेन इट इज फुली डिस्चार्ज, सॉरी, जब ये बैटरी खाली है, डिस्चार्ज है तो ये सिचुएशन है, ठीक है। फिर दे रखा है एज द बैटरी गेट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू 1 ओम। तो अब ये है कि जब ये बैटरी है पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 1 ओम हो जाता है, हाँ या ना? 1 ओम। ईएमएफ तो इसका 6 वोल्ट ही रहेगा। एज द बैटरी गेट्स इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू 1 ओम, ठीक है।
The battery is completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज करेंगे. जब ये डिस्चार्ज है तो इसको चार्ज करेंगे, ये डिस्चार्ज इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगी. तो सिचुएशन ये बन जाएगी which maintains a potential difference of 9 वोल्ट. ये क्या करता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हमेशा जो भी एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे वो 9 वोल्ट का मेंटेन रखेगा. आई बात समझे? 9 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें. फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर कनेक्शंस आर मेड. जैसे कनेक्शन आप बनाओगे तो आपको क्या होना चाहिए, 9 टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए. और जब ये चार्ज होता है तो क्या होता है, 6 प्लस IR होता है, हाँ या ना? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या ये बात समझ में आ गई? टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR होता है ना, तो देखो जितना EMF उससे ज्यादा वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस. चार्जिंग के टाइम पे ही हो सकता है ऐसा. तो 6 प्लस IR होगा, तो आपका आंसर आई कितना आ जाएगा जस्ट कनेक्ट करते ही, 0.3 एम्पियर. क्या बात समझ में आ गई? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, 1 ओम हो जाएगी. तो उस टाइम पे आई कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा. तो यही आपका आंसर है. यही दे रखा है 0.3 एंड 3, 0.3 एंड 3. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 93 हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो. ये किसने कहा फिर और चार्ज नहीं होगी, पूरी चार्ज होने के बाद में सोर्स की तरह थोड़ी बिहेव करेगी. तेरा फोन पूरा चार्ज हो जाता है, तू चार्ज में लगा के रखता है, तो फिर वो सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है. मतलब तेरे फोन से अब घर की लाइटें जलने लग जाती है मोक्ष. फिर क्वेश्चन नंबर 21 सुनो. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है वो तो देखो. कंसिडर n इक्वल टू n1 इंटू n2. ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स हैं. ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है. Suppose N1 cells are joined in series to form a line and N2 such lines are connected in parallel. ये ऐसे कह रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कह रहा है कि ऐसी N1 है ना, ऐसे N1 सेल्स ऐसे सीरीज में लगते हैं और ऐसे N1 सेल्स हैं हर एक आर्म में. ये N2 ऐसे है. तो देखो N1 इंटू N2 टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे
ऐसे लगा रखे हैं इस कॉम्बिनेशन को, दैट इज यूं लगा रखे हैं वो N1 है और ऐसे N2 है, हाँ है ना। टोटल नंबर ऑफ सेल्स N है। जैसे मान लो ये है 12, तो N1 हो गई 3 और ये हो गई 4, तो N1 तो ऐसे, ये 3 तो ऐसे लग गए और ऐसे 4 पैरेलल में लग गए, हाँ है ना, ऐसे N1 लाइंस। द कॉम्बिनेशन ड्राइव्स ए करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इन सबको साथ में जोड़ने वाला एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, पहले तो ये बताओ। इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते इसका। सीरीज वाले का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, और फिर इनको पैरेलल में नहीं लगा सकते आराम से, कोई दिक्कत है इसमें? इक्विवेलेंट बैटरी बन गई तो करंट आ तो गया। या सिंपल ये करो, एक लूप के कारण करंट आ जाएगा, ऐसे N2 टाइम्स कर दो, इसमें उतना ही तो करंट आएगा। ऐसे एक लूप के कारण कितना करंट आएगा, आई किसके बराबर आएगा? N1E R प्लस N1 इंटू R। ऐसे N1 इंटू R, सिर्फ इसमें से करंट लिया, देखो सिर्फ एक इसमें से, बाकी को तो सोचा ही नहीं मैंने। यही करंट आएगा एक के कारण। ऐसे ये कितनी लाइन है, N2 लाइन है, तो N2 इंटू हर एक के कारण आई करंट है, तो ये टोटल आई करंट आ जाएगा इसमें। क्या लॉजिक समझ में आ गया? आया ना? जरा आंसर मैच नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। देखो एक बार देखता हूँ, एक बार फिर से देखता हूँ। इस एक के कारण आई करंट आ जाएगा, N1 इंटू ई अपॉन R प्लस N1 इंटू R। हाँ ठीक है, सही है। अब इन सब का ऐसे अगर मैं सम करूं, जैसे I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, ये तो सारा सेम ही आएगा सबके लिए, सेम ही लूप बनेगा। इन सब का अगर मैं सम करूं तो ये तो आ जाएगा टोटल आई करंट जो इसमें से जाना चाहिए, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ऐसे कितनी टर्म्स बनेंगे, ऐड करेंगे N2 ही बनेंगे यार। यही आ रहा है आंसर जो दिया हुआ है ना,
देख लेता हूँ, पूछा तो यही है ना, पूछा तो यही है, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आंसर जो दिया है वो दिया है ये, आंसर दिया आपको करंट थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू N1 इंटू ई अपॉन R प्लस N1 इंटू आर अपॉन N2, ये दिया हुआ है। आंसर ये दिया हुआ, मेरा आंसर ये आ रहा है। N2 से डिवाइड करो तो R बाई N2 आना चाहिए साथ में। एक बार इक्विवेलेंट बैटरी वाला करके देखते हैं, पर ये भी तो इक्विवेलेंट बैटरी वाला ही तरीका है। देख लेता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो इसमें। ओ, गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी, समझ में आ गया। देखो गड़बड़ क्या हुई बता रहा हूँ। इसमें करंट I1 मान लो, इसमें तो I मानना पड़ेगा ना, जो नेट करंट जा रही है इसमें से। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना, वो इक्वेशन बनेगी N1 टाइम्स E माइनस I1 इंटू N1 इंटू स्मॉल r माइनस I इंटू R इक्वल टू 0। ये लूप लॉ से बन जाएगी, सही दिया हुआ। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, I1 आ जाएगा N1 इंटू ई माइनस IR डिवाइडेड बाय N1 इंटू R। ऐसे अगर मैं सारी इक्वेशंस को ऐड करूंगा, I1 हाँ है ना, तब ये क्या बन जाएगा, कैपिटल I बन जाएगा। और ये सारी चीज क्या बन जाएगी, N2 टाइम्स N1E माइनस I इंटू आर डिवाइडेड बाय N1 इंटू आर, आया ना। अब इसमें से I कॉमन निकाल लो, अब I की वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्या बात समझ में आई है? नहीं, मैंने गड़बड़ ये कर दी, जो करंट इसमें माना वो इसमें माना, पर इसमें तो इन सब का जो करंट का ऐड होगा वो करंट होगा ना लूप लॉ के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? पक्का? अब आंसर मैच कर जाएगा आपका, करके देख लो, करके देखो आंसर मैच कर रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 सुनो, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे मेरी क्लास होगी, उसके अंदर HCV के आगे के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा मैं। बात समझ में आई है? नहीं, कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, उसके अंदर HCV के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा मैं। हाँ तुम 9 बजे आ जाना, तुम्हें लिंक मिल जाएगा।
तुम तो क्लास ज्वाइन कर लेना इसी लिंक पे। आई बात समझे? अरे भाई कल मेरी क्लास है, वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ठहरो, मैं अभी और करवा रहा हूँ क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, सुनो क्वेश्चन क्या है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट and resistor of resistance 10 kilo ohm are joined in series. The system is used as a source to supply current to an external resistance R. If R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits. Find its value. This is the basic principle of constant current source. सिंपल है। 100 को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, और जो आंसर है ना, आर की वैल्यू जो चेंज हो सकती है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही चेंज हो सकती है। मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे, तीसरा ही चेंज हो सकता है। तो इसने पूछी है आर की वैल्यू। अगर मैं इसको 100 ही रखूं तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा। हाँ है ना? इसको तो सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। अच्छा, करंट बोल रहा है। इसमें से करंट कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करके देखो। जीरो 0.09 आ रहा है।
ये अजीब क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का ज्यादा क्वेश्चन है। ट्वेंटी टू। अब सुनो, अगर मैं आर की वैल्यू 1 मानता हूं या 0 मानता हूं एक बार, तो ये आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 1 मिली एम्पियर आएगा। हाँ या ना? ये मिली, अरे 10 मिली एम्पियर आएगा। बात समझ में आई है नहीं? एक बार मान रहा हूं, तुम समझना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 100 से ऊपर मत लेकर जाओ। अगर तुम इसको लेकर भी जाओगे ना, 100 तक लेकर भी जाओगे, तो भी इसके ये जो दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, वो चेंज नहीं होंगे। जो भी चेंज आएगा उसके आगे वाले डिजिट में चेंज आएगा। समझ में आ गई बात? मतलब इसको अगर तुम 100 से ज्यादा नहीं करते हो, इसका कहने का मतलब अगर तुम इसको 100 से ज्यादा नहीं करते हो, जैसे 80 रखते हो, 90 रखते हो, 95 रखते हो, तो जो भी करंट आएगा ना, वो ऐसा ही आएगा, 10.123 कुछ भी मिली एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई नहीं? तो ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो इसके फिक्स ही रहेंगे। जो भी चेंज आना है ना, वो इनमें आना है। क्या ये मेरी बात समझ में आई है नहीं? समझ गए जो मैं कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पक्का? क्योंकि अगर तुम इसको 100 भी लोगे ना, तो मोक्ष ने इसका आंसर बताया था, देखने दो, 0.0099, तो 100 से कम ही रखना है। ठीक है। हाँ, इसके बीच की कोई भी वैल्यू लो, 100 भी रखो ना, तो ये दोनों डिजिट चेंज नहीं होने चाहिए। बस बात ही है। चलो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे अपन। ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।